हज़रात, इस कायनात में मौसीकी अज़ल से है और ये यकीन है कि अब तक रहेगी। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौसीकी निहा है। ये भी कहा जाता है कि रूह की ग़िज़ा मौसीकी है, बीमार जहनों का इलाज मौसीकी है और कायनात में हर जानिब मौसीकी फैली हुई है। गरजते हुए बादल, बरसती हुई बारिश, बहता हुआ पानी और ये फूलों का खिलना, कलियों का चटकना, सभी में मौसीकी निहा है। मौसीकी हमें आसूदगी बख्शती है, थके हुए ज़हन को आराम पहुंचाती है। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो थोड़ी सी उम्र से ही मौसीकी के दिलदादा हैं, दीवाने हैं, मस्ताने हैं और मौसीकी जिनका ओढ़ना बिछोना है। हमारे साथ मौजूद है जनाब अहमद फराज खान साहब। अहमद फराज खान, आपके इस्तकबाल है। आदाब। आदाब। सबसे पहले मैं आपसे एक आम सा सवाल करना चाहूँगा कि ये बताइए कि मौसीकी का शौक़ आपको कब से हुआ? वो उम्र क्या थी जब आपको मौसीकी का शौक़ हुआ? मौसीकी का शौक़, जब उम्र मुझे ख़ुद नहीं पता थी मेरी उम्र क्या है, मुझे बोलना भी नहीं आता था, तब उसका शौक़ मेरे अंदर बनने लगा। उस दौरान एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था माचिस। तो मेरे वालिद बताते हैं कि जब तक माचिस फ़िल्म के गाने उस टाइम पे VHS चला करते थे, वो जब तक उस VHS से ना बजाए जाएं तब तक मैं खाना नहीं खाता था। मुझे सुलाना होता था तो लोरी का काम भी वही करती थी। फिर ये तो इब्तदा हुई, उसके बाद जब आप शऊर की मंजिल पर आए तो तब आपने मौसीकी को किस तरह अपनाया या क्या किया सबसे पहले मौसीकी के लिए या गज़ल गायकी के लिए? गज़ल गायकी में आना एक कह सकते हैं एक वाक़या था, एक छोटा सा वाक़या था कॉलेज के दिनों का, जब पहली बार मैंने एक यूनिवर्सिटी के इंटर कॉलेज में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर एक सेक्शन होता था जिसे कहते थे लाइट सिंगिंग, जिसमें भजन और गज़ल ही गाई जा सकती है। तो मुझे किताबों का बहुत शौक़ था। तो एक किताब मुझे मिली दीवाने गालिब, ये मुझे मिली एक कबाड़ की दुकान पे। मैं तब तक गालिब गालिब सुनता था कि गालिब कोई हैं। कबाड़ की दुकान से मैंने 10 रुपये में उसे ख़रीदा और जो पहला पन्ना खोला और जो पहली गज़ल मेरे सामने थी वो थी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी जी। जिसके बाद मैंने इसको यूट्यूब पे भी सर्च किया, कई लोगों ने गाया हुआ है और बेहतरीन तरीके से गाया हुआ है। मैंने भी अपना हाथ आजमाया, मैंने भी उसे कुछ कंपोज़ किया, कंपटीशन में किया, वहाँ क्वालिफ़ाई भी हुए। फिर धीरे धीरे इसमें और आगे मेरी जो चाहत थी वो जाने लगी। फिर बाकायदा तौर पर आपने तालीम इसकी कोई ली? जी, मेरी जो शुरुआती तालीम हुई थी शास्त्रीय संगीत की, जो एकदम शुरुआत होती है सुरों की, तो वो थे उस्ताद इकबाल आलम, इनका इंतकाल हो गया। करीब उनसे मैंने 3-4 साल सीखा और उसके बाद मुझे मिले पंडित शिव रजौरिया जी, आगरा घराने के, जिनके पास आगे की तालीम मेरी होती रही और कई सारे रास्ते मौसीकी में मैं देखता रहा। कुछ नई चीज़ें मुझे मिलती रहीं उसी सफ़र में। नई चीज़ों से मुराद क्या है? मसलन ये कि जो मौसीकी है ये सिर्फ़ जो आज के दौर में सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया बन के रह गया है, ये सिर्फ उतना नहीं है। जैसे कि गैलीलियो गैलीली ने कहा था, गॉड रोट दी बुक ऑफ नेचर इन लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। वो मैथ्स क्या है, वो गणित क्या है, साउंड क्या है, पूरी कुदरत को मैं उस हिसाब से फिर समझने देखने लगा। अब कोई नज़ारा देखता हूँ, कोई फोक सुनता हूँ, जैसे कि आप लोक गीत जिसे कहते हैं, जी जी, उसमें लोगों का रहन सहन,
वो जिस इलाके में रहते हैं, उनका खाना पीना, वो हर चीज़ किस तरह मौसीकी में आ जाती है। ऐसे आ जाती है कि 100 साल, 200 साल, 300 साल तक एक जो इवोल्यूशन कहते हैं उस फोक कल्चर का, उस लोक कल्चर का होता है। उसके बाद एक लोकगीत मिलता है, तो उसमें से शास्त्रीय संगीत निकल के आता है, उसमें से राग निकल के आते हैं। तो आप शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल म्यूज़िक को ही प्रीफर करते हैं या लाइट क्लासिकल म्यूज़िक भी? क्लासिकल म्यूज़िक तो सभी को जन्म देती है जी। वही 7 सुर क्लासिकल में है और हर जगह हैं। वो 7 सुर जहाँ चले जाएं वहाँ हम चले जाते हैं। तो मतलब ये किसी गज़ल को या किसी चीज़ को कंपोज करने में आप पहले ये तय करते हैं कि किस राग को इसका बेस बनाना है? ये कई बार करना भी पड़ता है और नहीं भी करना पड़ता है। सिचुएशन के ऊपर है कि जो गज़ल है वो किस तरीके की मिली है। जी। गज़ल को पढ़ के समझना, उसके मूड को समझना। जैसे मसलन गज़ल में हर जो शेर होता है अलग अलग मूड के तरफ लेके जाता है। कोई एक शेर ऐसा होता है जो जिसे कहते हैं कि गज़ल का आइडिया उस शेर से आता है शायर को, वो शेर हुए। तो कुछ ऐसी छोटी बारीकियां देखने के बाद उस पे कंपोज़ इस तरह करते हैं कि जो शब्द है उनकी जो नज़ाकत है, वो नज़ाकत, वो एक्सप्रेशन क्या बनेंगे। जब वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है तो कई बार ऐसा लगता है कि ये उस मिलते जुलते राग की तरफ जा रहा है, और उस राग में अगर पूरी तरह ढाल दिया जाए तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ये भी तो कहा जाता है कि ये जो राग होते हैं जी, इनके टाइमिंग्स होते हैं, वक्त होता है जी, हर राग के गाने का वक्त होता है। जी। तो मान लीजिए अगर आप कोई मिसाल के तौर पर आप कोई गज़ल ले रहे हैं किसी शायर की, तो उसको कैसे करेंगे? कोई के शाम के वक्त का राग लेंगे या सुबह के वक्त का या रात के वक्त का? ये बहुत अच्छा सवाल है। कई बार शायर जो होता है शेर में ही वक्त का जिक्र कर देता है। अच्छा। जैसे कि मसलन एक शेर है, मेरे ख्याल से गुलजार साहब का है, शाम से आँख में नमी सी है, जी जी, आज फिर आपकी कमी सी है। वो शाम बोले नहीं कि मुझे समझ में आ जाता है कि कोई राग है जिसमें तीव्र मध्यम लगता है, यमन कल्याण से मिलता जुलता कोई, और भी कई सारे राग उसमें खुलते चले जाते हैं। तो एक हिंट वो दे जाते हैं शायर कई बार। अब फ़िलहाल आप इसकी रागों के भी तालीम ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं या सीख चुके हैं? सीख चुके तो ज़िंदगी भर नहीं होता। नहीं, बेशक, बिल्कुल। रागों का कुछ इस तरह है कि राग जो होते हैं वो अपने आप में एक पर्सनैलिटी है। वो एक पूरा एक इंसान जैसे होता है कि उसके साथ आपको वक्त गुजारना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। जब वो दुखी होगा तो कैसे दुखी होगा, खुश होगा, हंसेगा कैसे हंसेगा, उसके हर एक एक्सप्रेशन को समझना पड़ता है, उसको जीना पड़ता है। और 4000 से ज़्यादा राग हैं जो पहचान में आए हैं, कुछ ऐसे जो अब तक पहचान में नहीं आए। अब उस पे मास्टरी कर पा रहा तो एक ज़िंदगी में नामुमकिन है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई मास्टरी कर भी लेता है तो मुश्किल से 12 राग होते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में। कोई भी बड़ा से बड़ा आर्टिस्ट हो, 12 राग वो मास्टर ही उस 12 राग में हो पाता है। नहीं, आप क्लासिकी रागों को सीखा, आपने समझा, उनको कंपोज कर रहे हैं जी। तो आप किस शख्सियत से आप ज़्यादा मुतासिर हैं? गायकी के लिहाज से जो डिसिप्लिनरी गायकी जो होती है रागों का इस्तेमाल करके, वो मेहदी हसन साहब से मैंने काफ़ी कुछ सीखा उनसे। और कंपोजिंग के राग में रहकर उसके कई सारे जो रंग हैं वो दिखा सकें, वो नौशाद साहब से। देखिए, ये कहा जाता है कि बहुत से राग और रागनियाँ हज़रत अमीर खुसरो की देन हैं जी। तो ये आप मानते हैं? और उनके रागनियाँ राग कौन से हैं आपको मालूम है? बिल्कुल मानते हैं। बताएं उनके बारे में। उनकी जो शुरुआत में जब उन्होंने कव्वाली, ख़याल और गज़ल गाने की जो एक शैली से शुरू की थी, उस दौरान एक बहुत प्यारा राग है और ज़्यादातर लोग उस बारे में जानते हैं, राग भोपाली भूप जी। उसमें उनकी एक बहुत मशहूर कव्वाली मन कुंतो मौला, वो 900 साल पुरानी कंपोजिशन आज भी उसी तरीके से गाई जाती है। और अच्छा, ये कंपोज की भी उन्हीं की है? उन्हीं की कंपोज, हज़रत अमीर खुसरो की। चलिए, ये बात तो उनकी हो गई, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में एक अजीम फ़नकार हुए हैं जिन्हें कहा जाता है कि वो रागों के शहंशाह थे, उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब जी।
उनके मुतालिक बताएं कि उन्होंने किस राग को ज़्यादा परफेक्शन के साथ गाया। उन्होंने हर राग को उस लेवल पे गाया है कि हम सबको लगता है कि वो राग परफेक्ट ही होगा। अच्छा, यानी कि सभी से बेहतर उन्होंने गाया है। आपने अब तक आपका फेवरेट राग कौन सा है, जो बहुत पसंदीदा आपका राग हो, जिसमें आप कंपोज करते हो? पसंदीदा राग में अक्सर कंपोज नहीं करते क्योंकि मूड का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन जो निजी पसंद है मेरी वो है राग दरबारी और भिन्ना षडज, जिसे कौशिक ध्वनि भी कहते हैं। जी, क्योंकि ये कहा जाता है ना, देखिए अगर फिल्मों के हिसाब से मौसीकारों को देखें तो हर मौसीकार का एक मखसूस राग होता था पसंदीदा, हालांकि उन्होंने दीगर रागों में भी कंपोजिशन पेश की। बिल्कुल। लेकिन जैसे शंकर जयकिशन राग दरबारी जी, आपके नौशाद साहब हमीर या मालकौंस, इस तरह। तो मैंने इसलिए पूछा कि आपका भी यकीनन कोई ना कोई जी पसंदीदा राग रहा होगा। जैसे कि मैंने बताया कि जीना पड़ता है रागों को जी, तो उनके हर पहलू को अगर जिया जाए तो हर चीज़ उसमें कंपोज की जा सकती है। तो उस हिसाब से पसंदीदा तो मेरे दरबारी हैं ही और भिन्ना षडज भी हैं, और इनका इस्तेमाल मैं करता हूँ, ज़्यादातर करता हूँ। मिलते जुलते रागों में अगर करता हूँ तो उनका कुछ एक अंश या टुकड़ा ले लेता हूँ, फिर करता हूँ। चलिए बात हो गई। अब जो आपने कंपोजिशंस तैयार की हैं जी, उसमें से जो आपका पसंदीदा राग हो उसकी कंपोजिशन हो, थोड़ी सी सुनाएं आप। मैं दरबारी की कंपोजिशन सुनाता हूँ और बहादुर शाह ज़फ़र साहब का कलाम है। वाह। दिल का आईना जब सफ़ा देखा, क्या? दिल का आईना जब सफ़ा देखा, वो जो पिन्हा था बरमला देखा, वो जो पिन्हा था बरमला देखा। खाक दुनिया की सैर की हमने, खाक दुनिया की सैर की हमने, खाक दुनिया की सैर की हमने, वो तो यूं ही ख्वाब सा देखा, वो तो यूं ही ख्वाब सा देखा, वो जो पिन्हा था बरमला देखा। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी कंपोजिशन है आपकी। एक बात मेरे जहन में आ रही है कि ये आप ज़रा इसका फ़र्क बताएंगे कि क्लासिकल या लाइट क्लासिकल, इनमें क्या फ़र्क है? गायकी के लिहाज से इसमें फ़र्क नहीं है। गाय की जो शैली होती है गाने की, जी, जैसे शैलियाँ कही गई हैं, ठुमरियाँ हो गई, उसे ज़्यादा बंद कर गाया नहीं जाता रागों में, थोड़ी आज़ाद होती हैं। और कुछ चुनिंदा राग भी होते हैं जिसमें ठुमरियाँ गाई जाती हैं, हर राग में नहीं। फिर आते हैं फिर एक भजन गज़ल, जिसमें आप लिबर्टी ले लेते हैं कि आप बाकी रागों का भी अंश दिखाएंगे और जिस तरीके से आपको शब्दों को एक्सप्रेस करना है वो करते हुए गाएंगे। लोकगीत वगैरह भी इसमें ही आते हैं? लोकगीत लाइट क्लासिकल में नहीं आते, लोकगीत प्रॉपर लोकगीत ही होते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें सुरों की जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पर भी बंद नहीं कसे जाते। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जो नोट्स हैं इस वक्त दुनिया में 440 हर्ट्ज़, वो चीज़ लोकगीत पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि लोकगीत इतनी पुरानी विधा है कि उसकी शुरुआत का कुछ अता पता नहीं, और जिस तरीके से गाया जाता है, हर कोई गाता है, जो गाना जानता है नहीं जानता, हर कोई वो गा लेता है, तो वो अलग ही हो जाते हैं। लेकिन जो गीत हैं, फिल्मों के गीत, कई सारे गीत ऐसे हैं जो सेमी क्लासिकल की कैटेगरी में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पे मधुबन में राधिका नाची रही, लागा चुनरी में दाग, और सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल इसे आप कह सकते हैं। लाइट म्यूज़िक का एक लाइट म्यूज़िक की अच्छी मिसाल है। फिर दरबारी में ही है वो दुनिया के रखवाले, लाइट म्यूज़िक का रफ़ी साहब ने कई जगह अलग अलग वेरिएशन लेकर इसे गाया है, बहुत प्यारा है, ये भी उसी शैली में है। अच्छा,
मुझे फराज साहब ये बताइए कि गुज़िश्ता दौर में किन्होंने रागों को फ़रोग़ दिया? मैं बड़े ग़ुलाम अली खान साहब से शुरू करूंगा, क्योंकि उनके बाद जो रिकॉर्डिंग का जो एक चलन है वो मेंटेन रहा। तो सुनते अगर आएँ मेहदी हसन खान साहब, तो ज़रूर उनका नाम लेना चाहूँगा पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में पंडित भीमसेन जोशी जी हैं। फिर जब कई वक्त तक, काफ़ी देर तक अब्दुल करीम खान साहब यहाँ थे, उनकी आवाज़। फिर डीवी पालुस्कर साहब का थियोरेटिकल वर्क बहुत अच्छा था कि लोगों तक उन्होंने म्यूज़िक पहुँचाया जो कुछ नहीं जानते थे म्यूज़िक के बारे में, मौसीकी के बारे में। आपने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है कि मौसीकी के ज़रिए कम्युनल हारमोनी को बढ़ावा देना, स्प्रेड करना, फैलाना। जी। तो इससे क्या मुराद है? मतलब किस तरह आपके जहन में आया ये बात, ये ख्याल, और कैसे आप इसको फैलाना चाहते हैं? मैं मौसीकी के ज़रिए ही ये कर रहा हूँ कि अगर आप राग ही ले लें, आप किसी एक राग को ले लें। अभी जैसे एक राग का ख्याल है, भैरव में एक ख्याल है कि कैसी ये भलाई रे कनाई पनिया भरत मोरी गगरी गिराई करत लड़ाई अल्लाहु अकबर। ये अज़ान भी है, एक ख़याल भजन भी है राग भैरव में। तो मौसीकी जो है अपने आप में ही उसे लेकर आगे चल रही है बात। और मैं और इसमें जो बेसिक्स में जाऊं अगर, तो मौसीकी मेरा लाइफस्टाइल, मेरी ज़िंदगी है। मैं इसका सहारा लूँगा वो सच को साबित करने में जो सच लोग जानते हुए भी नहीं जानते हैं। जी। जैसे आपने गज़लों को कंपोज़ किया जी, इसके अलावा आपने और क्या क्या कंपोज़ किया? भजन, नात या और डिवोशनल भजन भी किए हैं, और कॉयर सॉन्ग्स जो होते हैं ग्रुप में गाए जाते हैं, अक्सर चर्च में गाए जाते हैं, ऐसे नॉर्मली गाए जाते हैं हारमोनी वाले, वो किए हैं। गीत किए हैं, नज़में की हैं। तो भजन का थोड़ा सा सुनाते हैं। भजन मैं मेरे वालिद का ही लिखा हुआ आपको सुनाता हूँ। क्रोध को तज तू काम को तज, क्रोध को तज तू काम को तज, भजल रे मन राम को भजे, भजल रे मन राम को भजे। गीता पढ़े कुरान को पढ़े, सीता भज सीता राम को भजे, भजल रे मन राम को भजे, भजल रे मन राम को भजे। वाह। तो आपको कितना अरसा हो गया इसमें मौसीकी में ये कंपोजिशन तैयार करते हुए? कंपोजिंग मैं करीब 6-7 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। और सीखना तो बचपन से ही लगा हुआ है। प्रोग्राम्स भी कहीं किए? बिल्कुल, प्रोग्राम्स होते ही रहते हैं, और ज़्यादातर जो कंपोज किए हैं उसका रिस्पांस आप बताइए कैसा रहा? लोग नए नए मिलते हैं कि जैसे कि अभी गज़ल सुनने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं, और जो नहीं भी सुनते उनको कुछ हल्की फुल्की गज़लें जो समझ आती हैं वो सुना देते हैं, तो लोग खुश होते हैं कि ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं और उनको सुनना चाहिए। और मैं बार बार जब भी कोई प्रोग्राम करता हूँ और कोई गीत भी अगर होता है तो उसका मैं राग बता देता हूँ, और उस राग की कुछ खासियतें भी बता देता हूँ, ताकि लोग क्लासिकल की तरफ थोड़ा ध्यान दें। अब फिर हम वहीं आते हैं आपकी कम्युनल हारमोनी की तरफ कि आगे आपका क्या इरादा है कि इससे आप क्या शोज़ करेंगे या कंसर्ट करेंगे या क्या करेंगे ताकि कम्युनल हारमोनी को स्प्रेड किया जाए? शोज़ के ज़रिए मैं लोगों तक सूफिज़म पहुंचाना चाहूँगा कि सूफ़ियों की बातें क्या थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ कि अपना अपना जो होली बुक है, धर्म ग्रंथ है, वो ज़रूर पढ़ें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ, मेरी जितनी समझ है, मैंने जितना वक्त दे पाया हूँ पढ़ने में, सनातन धर्म के जो मूल आधार हैं वो कहते हैं कि जो ईश्वर है जिसने सबको बनाया
वो एक है, उसके कोई हाथ पैर नहीं, उसकी कोई संतान नहीं और कोई उसका आकार नहीं। कुरान शरीफ में दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट आयत मैं मानता हूँ, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके मायने एक ही हैं, ये सिर्फ ट्रांसलेशन है। तो लोग जो मूल आधार हैं, जो बेसिक्स हैं, जो ज़रूरत है, उसके तरफ मैं लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ कि सच की तरफ आप आएँ, संगीत के ज़रिए आएँ, मौसीकी के ज़रिए आएँ, क्योंकि ये इकलौती ऐसी चीज़ है जिसे काउंटर नहीं किया जाता बातों के ज़रिए, बदनाम नहीं किया जाता आज की तरह। मौसीकी के ज़रिए आएंगे तो फिर जाहिर बात है कि आप वो कलाम कंपोज करेंगे जी, जिसमें नेशनल इंटीग्रिटी हो या कम्युनल हारमोनी हो। बिल्कुल, मैंने खुद भी एक लिखा या सूफ़ी कलाम। जी। अच्छा, सूफ़ी कलाम में आपने अब तक हज़रत अमीर खुसरो के अलावा और किसको कंपोज किया या पढ़ा है? हज़रत अमीर खुसरो के बाद मैं संत कबीर को मानता हूँ, क्योंकि संत कबीर ने जिस राम का ज़िक्र किया है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, वो एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव है। यानी कि वो हम 10 साल पुराने पीछे जाई हुई चीज़ को पुराना कहने लगते हैं, अभी चीज़ को नया कहते हैं। ये पूरा जो यूनिवर्स है ये 4000 मेरे ख्याल से 4500 करोड़ साल पुराना माना जाता है, और हम 70-80 साल जी के चीज़ों को नया पुराना कर देते हैं। इसके डायनामिक्स को नहीं समझते। इन सब चीज़ों को जो देख रहा है, जो बनाया है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था आयत में, कबीर के भी वही वो राम है। इसलिए कि कबीर का कलाम उस राम से इंस्पायर होकर निकलता है, मेरे लिए और आसान हो जाता है कि मैं उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सकूं कबीर के नज़रिए से। आपने गज़लें, भजन, गीत कंपोज किए, लेकिन सूफीज़्म में काफ़ी अहमियत है दोहों की जी, जो हज़रत अमीर खुसरो ने दोहे गए हैं। इससे बाबा फरीद जी, बुल्ले शाह जी, तो इनके दोहों को भी आप इसमें कम्युनल हारमोनी में जी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है आपका? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं ऐसे रास्ते तलाशता रहता हूँ जिससे मुझे और कुछ जानकारी मिले कि लोगों तक कम्युनल हारमोनी को और आराम से, आसानी से पहुँचाया जा सके। तो कम्युनल हारमोनी का कोई थोड़ा सा सुना? मैं अपना ही लिखा एक गीत सुनाता हूँ, और इस गीत को जल्द ही शूट करना है और पूरी दुनिया के सामने लेकर जल्दी हम इसे आएंगे। आओ दुनिया को सिखाएं हम ऐसा कलाम, आओ दुनिया को सिखाएं हम ऐसा कलाम। कोई करे नमस्ते तुमको, कोई करे नमस्ते तुमको, फिर तुम कहो वालेकुम अस्सलाम। आओ दुनिया को सिखाएं हम ऐसा कलाम। दोनों में सबक है एक सा, फिर किसने भेद ये किया है। जो था सारथी अर्जुन का वो भी तो औलिया है। महाभारत हो या करबला, अधर्म की ही हार रही। जब भी लड़े हम आपस में इंसानियत शर्मसार रही। हो अली हुसैन का जिक्र जहां, बजरंग बली का लो तुम नाम। कोई करे सलाम तुमको, कोई करे सलाम तुमको, फिर तुम कहो जय सिया राम। आओ दुनिया को सिखाएं हम ऐसा कलाम। इसे मैं अपना एंथम भी मानता हूँ। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा है, और बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत कुछ रोशनी डाली अपनी कम्युनल हारमोनी के प्रोग्राम को, रागों पर बहुत अच्छी रोशनी डाली। हम आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हैं, और साथ ही ये भी उम्मीद रखते हैं कि आपका कम्युनल हारमोनी का जो ये मकसद है इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए भी बड़ी बात है कि इरफान आज़मी साहब बहुत शुक्रिया मुझे बैठा कर इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा।